हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमोफिलिक एकेडमी। अभी हम लास्ट लेक्चर में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री खत्म किया। अब स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ एल्केन। तो हम हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले एल्केन्स पढ़ेंगे, फिर हम एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में तीनों टॉपिक अलग अलग मेंशन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं मैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स आपको पता है, कार्बन मीन्स हमारा कार्बन और हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कंपाउंड होते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कि ये कौन से कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स भी हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। देखो कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास, 3 टाइप के। पहला होता है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर थर्ड है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हम सबसे पहले देखो, सैचुरेटेड में भी फिर कौन सा आता है हमारे पास, सैचुरेट में आता है एल्केन। अनसैचुरेटेड में हमारे पास फिर आ जाता है एल्कीन और एल्काइंस। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन रिंग। ठीक है, तो देखो हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि ओनली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए थे, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि ये 3 टाइप का हो सकता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। तो सैचुरेटेड में कौन आता है, एल्केन आते हैं। अनसैचुरेटेड में कौन आता है, एल्कीन और एल्काइंस आते हैं। और एरोमेटिक में कौन आता है, बेंजीन रिंग या प्लस इसके डेरिवेटिव्स, बेंजीन के डेरिवेटिव्स। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है। सैचुरेटेड में ये होता है कि कार्बन की जो चारों वैलेंसी होती है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है। मतलब इसमें नो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और एल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो देखो आप, हमने ये देखा हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, हाइड्रोकार्बन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास LPG होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या फिर हमारे पास CNG होती है, कंपोस्ट नेचुरल गैस जो होती है CNG, ये सब किससे बनी होती है, ये सब हाइड्रोकार्बन से ही मतलब ये सब हाइड्रोकार्बन्स ही है। उसके बाद जो हमारे पेट्रोलियम्स होते हैं, पेट्रोलियम्स में पेट्रोलियम गैस जो होती है वो भी क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल और डीजल में कौन होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे जितने भी ड्रग्स हैं और डाइज हैं, इन सब में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स। तो ये इनकी जो एप्लीकेशन है, हाइड्रोकार्बन के यूजेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए है ना, ये जो है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, एल्केन। मैंने आपको बोला कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, एल्केन। एल्केन क्या होता है, देखो अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज बनी हुई है उनके बॉन्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले एल्केन पढ़ रहे हैं। तो देखो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होते हैं, एक सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स हो गए। उसके बाद ये जो है सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। इसके बाद ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं जनरली
generally unreactive towards acid base, oxidizing and reducing agents। इनके लिए ये जनरली माइल्ड कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे तो ये ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, ये ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ इनके ज़रूरी बातें थी कि ये क्या होते हैं। सैचुरेटेड होते हैं मतलब कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। ये का बहुत मतलब क्योंकि देखो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, मतलब अनरिएक्टिव होते हैं। क्यों अनरिएक्टिव होते हैं? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लगभग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये स्टेबल फॉर्म है। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। ये वाला जो बॉन्ड है क्वाइट स्टेबल होता है, तो ये जनरली रिएक्ट नहीं करता। ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। अब हम देखो इनका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। अगर हम इनका नॉमेनक्लेचर देखें, तो नॉमेनक्लेचर में आपको पता है CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हमारे पास नाम करने के लिए दो चीज होती है इसका, हम जैसे नाम करते हैं, जैसे मैंने किया मैथेन। तो मैथेन में मैंने दो चीज जोड़ी, एक मेरा मैथ है, एक n है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सफिक्स और इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। आगे वाला जो होता है वो प्रीफिक्स होता है और पीछे वाला जो होता है वो सफिक्स होता है। तो इसमें सफिक्स कौन लगता है? सफिक्स लगता है हमारे पास n, सफिक्स लगता है n। और प्रीफिक्स कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो प्रीफिक्स डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ n पे। प्रीफिक्स डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ n। अगर n की वैल्यू 1 है, n इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम बोलते हैं वो मैथ है। n इज इक्वल्स टू 2 है तो वो एथ। n इज इक्वल्स टू 3 तो प्रोप। n इज इक्वल्स टू 4 ब्यूट। n इज इक्वल्स टू 5 पेंट। n is equals to 6 hex, n is equals to 7 hept, n is equals to 8 non, n is equals to oct, n is equals to 9 non और n is equals to 10 dec। तो आपको 10 तक ही याद रखना है, 10 तक ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप ये n की वैल्यू अगर 1 है तो हम उसको मैथ प्लस इसमें इसका सफिक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेन। अगर हम n इज इक्वल्स टू 2 रखें तो एथ प्लस n एथेन, n इज इक्वल्स टू 3 रखें तो प्रोप प्लस n प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। कुछ हम कंपाउंड्स लिखते हैं इसके, जिसे देखो तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे CnH2n लिखा +2, मैं इसमें सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1 रख रही हूँ, तो C1H2 इंटू 1 + 2 तो कितना हो जाएगा? ये CH4। और फिर मैंने क्या लिखा इसके लिए? 1 के लिए सफिक्स मैथ प्रीफिक्स n, तो इसको पूरा क्या बोल दूंगी मैं? मैथ n। ठीक है, ऐसे नाम आया हमारे पास मेथेन। उसके बाद n इज इक्वल्स टू अगर मैं 3 रखती हूँ तो C3H इंटू 2 इंटू 3 + 2 तो ये क्या हो जाएगा? C3H8 प्रोप, ठीक है, प्लस n, तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोपेन। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल्स टू 6 रखते हैं तो मैं लिखूंगी C6H14 और ये कितना है? हेक्स है, प्लस n, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? हेक्सेन।
और ये एक लंबी चेन है, हमने बोला ये ओपन चेन कंपाउंड है तो हम इसको एन हेक्सेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर था, कुछ नाम थे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको और पढ़ लेना, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। देखो अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, अब हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो ये कि ये नॉन पोलर इन नेचर होती है। कैसी होती है, नॉन पोलर इन नेचर, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं। दूसरा हम देखें तो इसमें कुछ वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन प्रेजेंट होते हैं, कुछ वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन होते हैं। वो किस वजह से होते हैं इंटरेक्शन, देखो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो उतना ज़्यादा पोलर नहीं होता, लेकिन पॉइंट कुछ डिफरेंस की इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ पॉइंट का डिफरेंस होने की वजह से इनके बीच में वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन होता है। इस वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन की वजह से C1 to C4 जो है वो हमारे गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, C5 to C17 जो है वो हमारे लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, उसके बाद C18 और उससे अबव C18 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू C18 जो है वो हमारे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास इनका कलर और ऑर्डर। तो ये कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप देखो, फोर्थ पॉइंट क्या है इनका, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया। देखो ये दोनों पॉइंट में समझाती हूँ कैसे। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे ही मोलर मास बढ़ेगा आपका जो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे कोई भी लिक्विड जो है वो बॉईल होना स्टार्ट कर दे, विच इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 111 केल्विन, ठीक है, केल्विन में ध्यान रखना, केल्विन में मतलब कि 0 डिग्री से कुछ नीचे पे ये गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो हमारा इथेन होता है C2H6 उसका होता है 180 केल्विन के अराउंड। जो हमारा मीथेन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 111 केल्विन के अराउंड जो हमारा मीथेन होता है, और ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 180 केल्विन। तो देखो जैसे ही यहाँ से यहाँ गए तो मोलर मास बढ़ा, मोलर मास देखो इसका मोलर मास कितना है, कार्बन का 12 और 4 16 16 हो गए, और यहाँ पे 24 12 दूनी 24 प्लस 6 कितने हो गए 30। तो जैसे ही मोलर मास 16 से 30 हुआ बॉइलिंग पॉइंट 111 से 180 हो गया, इसका 184 होता है एग्जैक्ट 184.0 केल्विन। तो इस तरीके से देखो जैसे मोलर मास बढ़ता है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ, सरफेस एरिया वाली, तो सरफेस एरिया वाली बात ध्यान से समझ लो। देखो क्या कि मान लो एन पेंटेन है, एन पेंटेन है, ठीक है, चलो एन पेंटेन है। तो एन पेंटेन में लिखा CH3 मतलब 5 कार्बन है, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो इस एन पेंटेन का, इसको मैं ना एक दूसरी वाली स्लाइड में करती हूँ सरफेस एरिया वाली बात को। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे C5
H12। तो मैं सबसे पहले इसका क्या लिख सकती हूँ, एन पेंटेन लिख सकती हूँ। जब मैंने एन पेंटेन लिखा तो मैं इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगी, CH3 CH2 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 और CH3। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 300 के अराउंड, 309, ठीक है, 309 केल्विन, ठीक है। फिर अगर मैं इसी C5H10 को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2-मिथाइल ब्यूटेन भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि देखो मुझे 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो मैं इसका आइसोमर बना दूँ, इस CH3 को उठा के यहाँ लगा दूँ, तो मैंने इस CH3 को उठा के यहाँ लगा दिया, CH2 CH3। अब देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 3 6 3 9 10 11 12 हाइड्रोजन। तो मैंने C5H12 को इस तरीके से अरेंज कर दिया, तो ये मेरा एन पेंटेन ना रह के अब क्या बन गया, 2-मिथाइल ब्यूटेन बन गया। ये हमने सारी चीजें नॉमेनक्लेचर में डिस्कस की हुई हैं, तो इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये बन गया, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा डिक्रीज हो जाता है, अराउंड 300 केल्विन, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं इसको 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन भी तो लिख सकती हूँ, डाईमिथाइल प्रोपेन लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन। तो अब यहाँ से देखो आप CH3 CH, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3। तो ये क्या हो गया, 3 3 6 3 9 3 12 और 4 और 1 5। इसको हमने क्या किया, उस वाले एन पेंटेन फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको हम नियोपेंटेन भी बोलते हैं। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है वो कितना आ जाता है, 287 के अराउंड, 287.7 केल्विन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है 287 के अराउंड आ जाता है, ठीक है, मतलब लगभग इतना आ जाता है। तो आप देखो इस वाले में क्या था, सरफेस एरिया। देखो अब मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं तो ये इस एरिया में है, ठीक है, हाँ ये इस एरिया में है और ये इस एरिया में है। तो एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, ये एरिया मत देखना क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन्स भी लगे हैं ना, तो वो मैंने फैला के नहीं लिखे। तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इसका है, फिर थोड़ा कम इसका और सबसे कम इसका है। तो जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाते जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। देखो इसको सॉरी ऐसे कर लेना, मोलर मास और सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी मैंने इन्वर्सली लिख दिया था, सॉरी। तो एन पेंटेन में देखो जैसे सरफेस एरिया कितना है, सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद इसमें सरफेस एरिया थोड़ा सा कम हो रहा है तो थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है, उसके बाद इसमें और कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो सबसे पहले तो आपको पता है सबसे मेन जो सोर्स होता है एल्केन्स का वो क्या होता है, वो होता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ठीक है। दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा हम सिंथेटिकली, ये तो हमारे पास नेचर में अवेलेबल है। अब अगर हमें सिंथेसाइज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो सिंथेटिक प्रोसेस अगर मैं देखूं, सिंथेटिक प्रोसेसेस, तो सिंथेटिक प्रोसेसेस में देखो सबसे पहली रिएक्शन आती है हमारे पास बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन। तो जो हमारे पास अनसैचुरेटेड एल्कीन और
अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन प्रेजेंट है, हम उनका रिडक्शन करके भी एल्केन्स बना सकते हैं। जैसे देखो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो अगर मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ दूँ, ठीक है, मैं हाइड्रोजन जोड़ दिया इसमें, तो हाइड्रोजन जोड़ूंगी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक एक वैलेंसी दोनों के पास फ्री हो गई, तो यहाँ कौन आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बन गया, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो यहाँ पे ऐसे तो नहीं है कि हाइड्रोजन गैस सीधे जुड़ जाएगी, इसके लिए हमें यहाँ पे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। वो कैटलिस्ट आप यहाँ पे निकल ले सकते हो, PT ले सकते हो, प्लेटेड PD ले सकते हो। ये हमें मेटल चाहिए होती है। मेटल क्या करती है, हाइड्रोजन को सरफेस मतलब प्रोवाइड कराते हैं जिस पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, फिर उसके ऊपर हम एल्कीन को रखते हैं, उसके बाद ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये हमें कैटलिस्ट जरूरी है, बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन और एल्काइन के रिडक्शन से भी एल्केन बना सकते हैं। हमने एल्कीन ली, यहाँ पे हमने इथीन ली और हमने एथेन बना लिया, ठीक है। देखो उसके बाद दूसरी प्रोसेस क्या है, दूसरी प्रोसेस ये है कि बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, मतलब एल्काइल ग्रुप हो प्लस उसमें कोई हेलोजन हो, तो इसको बोलते हैं हम एल्काइल हैलाइड। अगर मैं इसका मेटल जिंक की प्रेजेंस में रिडक्शन करूं, मतलब इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करूं, तो यहाँ पे हम H2 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये CH3, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, सॉरी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये CH3 यहाँ पे हमें CH3 के साथ एक हाइड्रोजन मिल जाता है, प्लस एक, देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, ऐसे हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन जो है वो इससे जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाता है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, HCl मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी हम एल्केन बना सकते हैं। यहाँ देखो ये CH3H, मतलब ये हमने CH4 बना लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी हमारे पास एक एल्केन है। एल्केन में क्या है, ये हमारे पास मेथेन है, हमने मेथेन बना लिया। तो ऐसे ही अगर आपको एथेन बनाना है तो आप इथाइल क्लोराइड ले लीजिए, प्रोपेन बनाना है प्रोपाइल क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड हम देखते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, यहाँ कहीं आर होता है बीच में, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन होती है, वुड रिएक्शन क्या होती है, ये हमें जनरली प्रिपरेशन फॉर हायर एल्कीन प्रिपरेशन फॉर हायर एल्केन फ्रॉम लोअर एल्केन। आप लोअर एल्केन से हायर एल्केन बना सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे हमें एल्काइल हैलाइड ही लेना है, जैसे मैंने यहाँ CH3Cl लिया, लेकिन मैं यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लूंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लूंगी, 2 एटम ऑफ सोडियम। तो ये क्या करेंगे, सोडियम जो है वो यहाँ से क्लोरीन को वापस लेके, क्लोरीन को यहाँ से लेके जाएगा और ये दोनों आपस में कपलिंग कर लेंगे। कैसे, जैसे देखो 2 CH3Cl थे, तो यहाँ पे मैं एक CH3Cl प्लस 2 Na एटम लिख रही हूँ, प्लस यहाँ Cl और यहाँ CH3, यही था हमारा रिएक्टेंट। इसमें से क्या होगा, यहाँ से 2 NaCl बाहर निकल जाएगा, 2 NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ हमारे पास एल्केन बन जाएगा। और ये एल्केन में हमने क्या बनाया, ये हमने इथेन बना लिया। तो हमने मिथाइल क्लोराइड से इथेन बना लिया, मतलब कि हम एक हायर कार्बन में चले गए, हमने CH3 लिया था, हमने C2H5 वाला डेरिवेटिव बना लिया, C2H6 बना लिया। तो इसी तरीके से ये हायर एल्केन के लिए यूज होती है। जनरली वुड्स ने जो यूज किया था यहाँ पे उसने ब्रोमीन यूज किया था, तो आप भी वुड्स रिएक्शन अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे ब्रोमीन कर लीजिए, ठीक है। ये हो गई एक हमारे पास। एक देखो